नमस्कार दोस्तों। बचपन की वो घटनाएं याद होंगी जब खेलते समय किसी दोस्त के हाथ का फ्रैक्चर हुआ था और हम लोग उसको लेके डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने हाथ देख करके उसको समझाया कि नहीं, चिंता मत करो, हल्का फ्रैक्चर हुआ है, कच्चा प्लास्टर होगा, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। 15 दिन के बाद जब दोबारा जाते हैं, डॉक्टर फिर से टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे करके बोलते हैं नहीं, अभी फ्रैक्चर जुड़ा नहीं है, इसमें पक्का प्लास्टर करना पड़ेगा। पक्का प्लास्टर होता है महीने भर के लिए। महीने भर के बाद जब हम दोबारा जाते हैं, डॉक्टर साहब फिर एक्सरे करते हैं। एक्सरे करने के बाद कहते हैं कि नहीं यार, अभी फ्रैक्चर जुड़ रहा है लेकिन प्रॉपर वे से नहीं जुड़ा है, सो वी नीड टू एक्सटेंड इट फॉर अनदर 15 डेज। 15 दिन और इसको बढ़ाना पड़ेगा। और वो 15 दिन वो किसी तरह से काटता है, उसके हाथ में ड्राइनेस हो जाती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं। इंस्पाइट ऑफ ऑल दैट वो 15 दिन भी किसी तरह से काट लेता है। काटने के बाद जब दोबारा जाता है, उस दिन प्रे करके जाता है कि भगवान आज मेरा फ्रैक्चर खुल जाए। डॉक्टर साहब एक्सरे करते हैं। एक्सरे करने के बाद उसकी हालत देख करके डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है, फ्रैक्चर खोल सकते हैं, बट याद रखिए, बट प्रिकॉशन लेने होंगे। आपको कोई हैवी काम नहीं करना, कोई भी आपको वजनदार काम इस हाथ से नहीं करना फॉर अंडर 3 to 4 months। उसके बाद ही ये फ्रैक्चर नॉर्मल होगा। दोस्तों, यही सिचुएशन आज हमारी इकोनॉमी की है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग एरियाज में खोला गया है। लापरवाही नहीं बर्दाश्त हो सकती। कुछ लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को कि लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस चला गया। कोरोना वायरस अभी भी है, और ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति को है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति को, आप जिससे भी मिलते हैं, जितना भी क्लोज दोस्त हो, जितना भी अजीज यार हो, आप उससे रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड सेफ्टी मेंटेन करके चलें। फॉर कुछ दिनों के लिए ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इट विल नॉट रिमेन परमानेंट, लेकिन कुछ दिनों तक ये प्रिकॉशन लेके चलना होगा। इस दौरान रियल एस्टेट की कुछ कंपनियों ने कोरोना वायरस के दौरान, जिन्होंने एश्योर्ड रिटर्न पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की सेल करी थी, मैं ट्राई सिटी में हूँ, ट्राई सिटी के बारे में बात करूँगा। काफ़ी बिल्डर्स ने बहुत अच्छा जेस्चर प्रेजेंट किया है। आज का हमारा विषय था एश्योर्ड रिटर्न इज़ नॉट एश्योर्ड। कुछ कंपनियाँ, मैं ट्राई सिटी को बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ का एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, बेसिकली कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डील करता हूँ। मैंने आप पिछले गत कुछ सालों में देखा कि काफ़ी बिल्डर्स ट्राई सिटी के अंदर एश्योर्ड रिटर्न के बेस पे प्रॉपर्टियाँ सेल कर रहे थे। 12% से लेके 18% रिटर्न वो एश्योर करते हैं कि आपको जब तक हम कब्जा नहीं देंगे, हम आपको इतना रिटर्न देंगे। कुछ कंपनियां उससे भी 2 कदम आगे चल के लीज गारंटी भी दे रही थी कि हमारे प्रोडक्ट को हैंड ओवर करने के बाद हम आपको एक्स अमाउंट ऑफ, सपोज 6%, 8%, 10% रेंटल इनकम की हम गारंटी दे रहे हैं। गारंटी के मामले में कोरोना वायरस ने सबको सब कुछ सिखा दिया है। कोई गारंटी नहीं होती। जो चीज़ रेडी टू मूव है, जो चीज़ तत्काल अवेलेबल है, उसको लेने में समझदारी है। बट फिर भी मार्केट में कई बार ऐसे भी बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपने इस तरह के कमिटमेंट्स को पूरी तरह से ऑनर किया और अपने कस्टमर्स को, इंस्पाइट ऑफ दिस लॉकडाउन, इंस्पाइट ऑफ एनी टर्मोइल इन द मार्केट, कोई भी परिस्थितियाँ आई हों, स्लो डाउन आया हो, कुछ भी आया हो, उन्होंने अपने रिटर्न्स को मेंटेन रखा। अपना एक भी उन्होंने कमिटमेंट डिसऑनर नहीं होने दिया। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे बिल्डर्स को। वही मार्केट के विश्वास को मेंटेन रखने में आज की इकोनॉमी में उन लोगों की वजह से इस तरह की स्कीमें चल रही हैं। फिर भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने बायर लॉबी से, जो खरीदार होते हैं, कि भाई देख समझ के, सोच समझ के करो। एश्योर्ड रेंटल वाली प्रॉपर्टीज, एश्योर्ड इनकम वाली प्रॉपर्टीज बहुत ही डिफरेंट कम्युनिकेशन है। अगर वो प्रॉपर्टी बनी नहीं, कंस्ट्रक्टेड नहीं है, बन चुकी है, उसके बाद कुछ एश्योर्ड है, आपको पोजीशन मिल रहा है, उसके बाद आपको एश्योर्ड इनकम का कुछ गारंटी दी जा रही है, दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। बट कुछ बना ही नहीं है, अभी सब कुछ हवा में है, उसमें भी एश्योर्ड रिटर्न, काफ़ी डिफिकल्ट कम्युनिकेशन है। बट जो लोग ऑनर कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू देम। और ट्राई सिटी के अंदर अलग अलग ढंग से पैतरे बदले जा रहे हैं। कुछ बिल्डर्स इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी के पोजीशन ऑफर कर रहे हैं बिकॉज वो एश्योर्ड रिटर्न से बचना चाहते हैं। कुछ बिल्डर्स ने टाइम लिया फॉर टाइम बिंग कि आप हमको 1 महीना 2 महीने का समय दीजिए, हम इसको रिस्ट्रक्चर करके, अब इकोनॉमी को समझ के, अपने फंड फ्लो को समझ के हम आपको रिवर्ट करते हैं। उन्होंने
काफ़ी जल्दी फंड फ्लो को समझ लिया, क्योंकि फंड फ्लो है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस मार्केट में लूज कर गए तो आप फंड फ्लो छोड़िए, आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो उन्होंने इमीडिएटली अपने रिटर्न दोबारा से स्टार्ट कर दिए। जो बिल्डर्स इस तरह की स्कीमें प्लान कर रहे थे उन्होंने इस तरह की स्कीमों की प्लानिंग ड्रॉप कर दी है। लिहाजा दोस्तों, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट शुड बी रियल एस्टेट। देयर शुड नॉट बी एनी इन्वेस्टमेंट विच इज अबाउट समथिंग अनरियल। सो मेरी आपको यही कम्युनिकेशन है कि इस चीज़ को देख समझ के सोच समझ के करें। अगला पॉइंट है, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रॉपर वे से ड्यू डिलिजेंस करनी है। एग्रीमेंट में क्या लिखा है, आपको एश्योर रिटर्न देने वाला जो एग्रीमेंट है उसमें क्या लिखा है। अगर एश्योर रिटर्न है तो उसके साथ बैंक गारंटी होना बहुत लाजमी है। अगर बैंक गारंटी है, अगर बिल्डर डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक देगा आपको रिटर्न्स। सेकेंड पॉइंट है कि अगर बैंक गारंटी नहीं है सपोज कीजिए, तो आपको फिर जितना भी उनका एश्योर रिटर्न का वो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, उस रिटर्न का आपको आपके पास एक पीडीसी चेक होना चाहिए ईयरली बेसिस का। सपोज 1 साल का रिटर्न कितना बनता है, उस बेस पे आपके पास उनको बिल्डर की तरफ से पीडीसी चेक होने चाहिए। जब आप वो चेक सबमिट करेंगे, वो अगले साल का आपको 12 महीने का रिटर्न के पीडीसी चेक्स दे देंगे। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश ट्रांजेक्शन अवॉइड कीजिए। जहाँ पे इस तरह की हाइपोथेटिकल कम्युनिकेशंस हैं, जहाँ पे सब कुछ हवा में है, वहाँ कम से कम कैश तो मत दीजिए। कैश ट्रांजेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप कल को किसी वजह से बिल्डर के ऊपर कोई केस करना चाहते हैं, अगर आपने 50% पैसा कैश दिया है तो उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लिहाजा आपकी मजबूरी है कि आप अगर सू करेंगे भी तो आप 50% पे सू करेंगे। सो आई वांट टू कम्युनिकेट कि आप कैश ट्रांजेक्शन्स को जितना हो सके अवॉइड करें। ऐसी ट्रांजेक्शन्स में, जो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहाँ एश्योर्ड रिटर्न का कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे आप कैश ट्रांजेक्शन अवॉइड कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपके ट्रस्टेड कंसल्टेंट हैं, आपके डीलर हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसी न किसी डीलर के थ्रू डील करते हैं। जिस डीलर ने आपको अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, अच्छी कंसल्टेंसी दी हो, आप उस डीलर के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो वो एज ए विटनेस, कल को कोई समस्या आती है आप उनको कोर्ट कर सकते हैं, आप कोर्ट में उनको बुला सकते हैं कि ये आदमी था जिसने हमारी ये ट्रांजेक्शन कराई थी, इनको बुलाया जाए। सेकंड, कोई भी अच्छा कंसल्टेंट कभी अपने इन्वेस्टर के साथ गलत नहीं होने देगा। उसका रीज़न है कि एक इन्वेस्टर खराब होता है तो उसकी लाइफ लॉन्ग रिलेशंस खराब होती हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने कंसल्टेंट्स के ऊपर भी पूरे ढंग से रिलाई कीजिए। वो आपको वही चीज़ सजेस्ट करेंगे जो चीज़ आपके लिए बेटर है। इसके अलावा दोस्तों, एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिल्डर। बिल्डर ने मार्केट से पैसा उधार तो नहीं ले रखा, बिल्डर का बैंकों से बहुत ज़्यादा लोन तो नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशंस में है बिल्डर, तो आप अवॉइड करें। कभी भी परिस्थिति खराब हो सकती है और ऐसे लोग जनरली सरेंडर कर देते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, वो एनसीएलटी में जाके दिवालिया हो जाते हैं। उसके बाद आप ज़िंदगी भर चक्कर काटिए, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर अगेन, बिल्डर्स से हमारी रिक्वेस्ट है, जो अच्छे बिल्डर हैं उनसे रिक्वेस्ट है। जिनके इरादों में कुछ और है उनसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप, रियल एस्टेट में बूम आएगा, इट इज़ इनएविटेबल, 100% आएगा। रीज़न है कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो प्रॉपर वे से लेके आऊँगा। आप फोकस करें अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पर, अफोर्डेबिलिटी होम्स पे नहीं। अफोर्डेबिलिटी टू वेरियस सेगमेंट्स, अफोर्डेबिलिटी फॉर मिडिल क्लास पर्सन, अफोर्डेबिलिटी अपर क्लास के लिए, अफोर्डेबिलिटी फॉर अपर मिडिल क्लास के लिए, अफोर्डेबिलिटी फॉर लोअर मिडिल क्लास के लिए। कहने का तात्पर्य, आप अपनी प्राइसिंग को इतना जेन्युइन रखें कि उसके कोई काट नहीं होना चाहिए। सेकंड है, फोकस ऑन सिंगल प्रोजेक्ट्स, अननेसेसरी एक्सपेंड ना करें। बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ज़मीन सस्ती मिल रही है, कोई और कम्युनिकेशन ऐसी हो रही है, कोई जेवी करना चाहता है, आपको उसमें डोंट गेट इनटू ऑल दैट। बेटर है कि हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं। अब समय आ गया है क्रेडिबिलिटी बनाने का, विश्वास डेवलप करने का, ना कि धन इकट्ठा करने का गलत तरीके से। अच्छे ढंग से धन इकट्ठा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। नोडल एजेंसीज जितनी भी हैं, जैसे कि हमारा रेरा है, आपका क्रेडाई है,
सेबी है, ये सब एजेंसीज हैं जो रियल एस्टेट में भी अपनी इंटरफेरेंस डाल सकती है। इनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भैया प्लीज बिफोर समथिंग गेट्स वर्स्ट टेक एक्शन। इनकी सबकी नॉलेज में है कि किस तरह से इंडस्ट्री में जब कोई गलत प्लेयर आते हैं तो किस तरह से इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं, कम्युनिकेशंस को, एग्रीमेंट्स को कैसे वो मैनिपुलेट करके अपनी हर नाजायज़ चीज़ को भी जायज़ बना करके कस्टमर को कन्विंस करते हैं। बट लीगली हमें पता है कि वो चीज़ें गलत हैं। आप सही टाइम पे निर्णय लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके डिले करने से आप ही के डिपार्टमेंट के लोग इस तरह की स्कीमों में फंसने लग जाएं। एसोसिएट्स और डीलर्स से हमारा अनुरोध है कि आप केयरफुल रहें, जहाँ पे भी गलत कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ से दूर रखें अपने आप को, अपने इन्वेस्टर को दूर रखें। जो सही कम्युनिकेशन है आप उनको पिच करें। जब हम ही लोग नहीं उन गलत कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेंगे तो विदाउट सपोर्ट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ मनी, वो अपने आप ही लैप्स हो जाएंगे। और एक बार सिस्टम से चीज़ें रिफॉर्म हो जाएंगी तो अपने आप ही कोई इस तरह की स्कीमें आना बंद हो जाएंगी। चेंज अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, चेंज हो रहा है, सिस्टम, लिविंग, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। लिहाजा आप अपने इथिकल वे ऑफ बिजनेस को इम्प्लीमेंट करें। जितना हो सके इस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए बिजनेस इज नॉट ए सोशल वर्क, बिजनेस इज ए बिजनेस, सो इट हैज़ टू बी डेल्ट इन ए बिजनेस फॉर्मेट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस में कुछ भी करेंगे, तो बिजनेस को उस हिसाब से करें, कस्टमर्स भी उस हिसाब से अपनी कम्युनिकेशंस को, अपने अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर वे से, रिफाइंड वे से समझें और उसी के हिसाब से आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, टीम वर्क है, कस्टमर, बिल्डर, सबसे पहले कस्टमर, फिर बिल्डर, फिर एसोसिएट्स, तीनों लोग सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको मेरे द्वारा दिए गए ये सारे पॉइंट्स समझ में भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नहीं पसंद आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना व्यू पॉइंट भी रखें। उसकी वजह है हर असहमत चीज़ से भी लर्निंग होती है। सो अगर आपकी तरफ से कोई अच्छा पॉइंट आता है तो मैं उसके लिए आपका आभारी रहूँगा। चलते चलते मैं आपको चंद पंक्तियाँ पेश करता हूँ। मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। 56 भोग नहीं है तो क्या, मैं इस समय रोटी दाल में खुश हूँ। 56 भोग नहीं है तो क्या, मैं इस समय रोटी दाल में खुश हूँ। तेज भी दौड़े, खुद भी, औरों को दौड़ाया भी। तेज भी दौड़े, खुद भी, औरों को दौड़ाया भी। अब मैं वक्त की थमी हुई चाल में खुश हूँ। कोई बात नहीं, समय है, कटेगा, कट जाएगा, उसके बाद दोबारा काम चालू होंगे। खुश रहना विकल्प अपना अपना होता है यार, खुश रहना विकल्प अपना अपना होता है। अच्छा सोचने वालों का पूरा हर सपना होता है, अच्छा सोचने वालों का पूरा हर सपना होता है। देख के सेवा लोगों की, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, लंगर खिलाने वाले हमारे सरदार जी लोग, मतलब कमाल है। देख के सेवा लोगों की, मैं इस कोरोना काल में खुश हूँ। 56 भोग नहीं है तो क्या, मैं रोटी दाल में खुश हूँ। तो दोस्तों इसके साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।